आज का टॉपिक है एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ ड्यूट्रॉन, यानी ड्यूट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये हमें पता लगाना है। तो अभी तक हमने देखा ड्यूट्रॉन की ग्राउंड स्टेट को स्टडी किया था, उसको हमने एस स्टेट में माना था। एस स्टेट ड्यूट्रॉन की ग्राउंड स्टेट होती है। तो उस एस स्टेट के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0 होती है, तो वहाँ पे हमने एल की वैल्यू 0 ली थी। लेकिन एस के बाद पी, डी, एफ ये स्टेट्स आती हैं। तो अगर ड्यूट्रॉन पी, डी, एफ किसी भी स्टेट में है एस के अलावा, तो वो उसके एक्साइटेड स्टेट्स मानी जाएंगी। तो उनके लिए फिर एल की वैल्यू 0 नहीं होगी, केवल एस स्टेट के लिए एल की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर L इज़ नॉट इक्वल टू एक्साइटेड स्टेट्स के लिए हमें L नॉट इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। तो हमें पता लगाना है कि ड्यूट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। हालांकि एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हो चुका है कि ड्यूट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी एक्साइटेड स्टेट उसको जैसे ही एनर्जी देंगे हम एक्साइटेड स्टेट में जाएगा वो, तो वो बाउंड स्टेट में रह सकते। ड्यूट्रॉन में क्या है, न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। ड्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, तो वो टूट जाएंगे, दोनों अलग अलग हो जाएंगे, न्यूट्रॉन अलग हो जाएगा, प्रोटॉन अलग हो जाएगा, यानी बाउंड स्टेट में नहीं रहेंगे। इसका मतलब ड्यूट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में बाउंड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। अलग अलग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो इसका मतलब वो ड्यूट्रॉन नहीं है। एक प्रोटॉन अलग है, एक न्यूट्रॉन अलग है, तो वो ड्यूट्रॉन नहीं कहलाएंगे। ड्यूट्रॉन तभी बनेगा जब दोनों बाउंड स्टेट में होंगे। तो एक्सपेरिमेंटली हम जानते हैं कि ड्यूट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इन एक्साइटेड स्टेट, लेकिन इस चीज़ को हम अब प्रूव करेंगे कि क्यों वो एक्साइटेड स्टेट में बाउंड स्टेट में नहीं रह सकता। ग्राउंड स्टेट तो ऐसी स्टेट होती है, तो उसमें अभी हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में कि ग्राउंड स्टेट में जो ड्यूट्रॉन की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो 2.225 फर्मी MeV होती थी। बहुत कम बाइंडिंग एनर्जी है। न्यूक्लियर फोर्स की जो स्ट्रेंथ है उसके अकॉर्डिंग जो पोटेंशियल होना चाहिए वो 36 MeV होना चाहिए, लेकिन 36 MeV के कंपेरिजन में बहुत कम बाइंडिंग एनर्जी है, 2.225 MeV। यानी ड्यूट्रॉन बहुत ही लूजली बाउंड सिस्टम है, बहुत ही कम फोर्स बाइंडिंग एनर्जी से बंधा हुआ है। तो एक्साइटेड जैसे एक्साइट करेंगे इसको तो टूट जाएगा ये। तो ड्यूट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में नहीं होता, लेकिन अब इस चीज़ को हम आज के लेक्चर में हम प्रूव करेंगे कि क्यों ड्यूट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम वही रेडियल श्रोडिंगर इक्वेशन का यूज़ करेंगे जो हमने पहले ड्राइव की थी एक बार, आपको याद होगा। ये हमने रेडियल श्रोडिंगर इक्वेशन निकाली थी। ग्राउंड स्टेट के लिए L इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये टर्म L इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट किया तो ये 0 हो गई थी। और यहाँ वेव फंक्शन में L की जगह पे 0 ले लिया था हमने, यहाँ भी 0 लिया था, तो वो उसको सॉल्व करके हमने ड्यूट्रॉन का वेव फंक्शन भी निकाला था, इनसाइड द वेल आउटसाइड द वेल, तो पूरा हमने सॉल्व किया था। लेकिन यहाँ पर अब L इज इक्वल टू 0 नहीं लेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, एक्साइटेड स्टेट्स निकालनी है। उसकी एक्साइटेड स्टेट्स में क्या पॉसिबिलिटी होगी उसको निकालना है। तो L नॉट इक्वल टू 0 लेंगे, तो इसलिए L ये टर्म एग्जिस्ट करेगी इस इक्वेशन में। इस टर्म को हम 0 नहीं ले सकते, ठीक है ना। L इज इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। अगर P स्टेट में है तो 1 हो जाएगा, D स्टेट में तो 2 हो जाएगा, F स्टेट में तो 3 हो जाएगा। तो अभी हम ये नहीं कह रहे कि कौन सी P, D, F किस स्टेट में है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में है वो। तो ये जो टर्म है इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, इसको हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो अब हम वही पोटेंशियल स्क्वायर वेल पोटेंशियल का यूज़ करेंगे। स्क्वायर वेल पोटेंशियल क्या होता है, विद इन दी वेल के अंदर आपको अब ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। स्क्वायर वेल पोटेंशियल की शेप क्या होती है, उसकी कंडीशन क्या है। तो विद इन दी वेल पोटेंशियल की वैल्यू होती है -V0 और आउटसाइड दी वेल पोटेंशियल 0 होता है। तो इस पोटेंशियल को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे और जो E है ये हो जाएगी बाइंडिंग एनर्जी यानी -W। इसकी जगह पर ये E की जगह पर माइनस को इधर ले आएंगे
तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो दो रीजन के लिए विद इन द वेल एंड आउटसाइड द वेल, दो रीजन्स के लिए ये श्रोडिंगर इक्वेशन, रेडियल श्रोडिंगर इक्वेशन है, उसकी जो फॉर्म हो जाएगी वो इस तरह से होगी। विद इन द वेल यानी व्हेन R इज लेस और इक्वल टू R0, तो जो यहाँ जो पोटेंशियल था वो कितना हो जाएगा माइनस V0, और ये हो जाएगा माइनस डब्ल्यू, तो माइनस V0 रखेंगे यहाँ पे, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये जाएगा V0 और ये माइनस डब्ल्यू, V0 माइनस डब्ल्यू इंटू एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, तो V0 माइनस डब्ल्यू अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, इसको हमने रख दिया के स्क्वायर। ऐसा हमने पिछले लेक्चर में भी किया था, के स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया था इस वैल्यू को। और दूसरे रीजन के लिए आउटसाइड द पोटेंशियल वेल, इस पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो गई, ये तो 0 था, और ये E क्या हो जाएगा माइनस डब्ल्यू, तो माइनस को अगर हम यहाँ कॉमन ले लें बाहर, तो इसका भी माइनस चला जाएगा बाहर और ये भी माइनस बाहर आ जाएगा, तो दोनों वैल्यू प्लस हो जाएंगी, यानी ये हो जाएगा W प्लस L इंटू एल प्लस 1 अपॉन एम आर स्क्वायर इंटू एच क्रॉस स्क्वायर, ठीक है ना। तो माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये आगे दूसरी इक्वेशन में माइनस यहाँ कॉमन ले लिया हमने, और अंदर क्या हो गया, यहाँ पहली टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ W एम अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर पहली टर्म होगी, तो इसको मान लिया हमने एल्फा स्क्वायर, ये रहा एल्फा स्क्वायर मान लिया, और एम अपॉन जो एच क्रॉस स्क्वायर, इसको इससे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ इस टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एच क्रॉस से एच क्रॉस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा एल इंटू एल प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ भी एल इंटू एल प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ भी एल इंटू एल प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये दो इक्वेशंस आ गई हमारी। ये पहली इक्वेशन है विद इन द वेल, वेल के अंदर, यानी कंडीशन क्या है व्हेन R इज लेस और इक्वल टू R0, और ये दूसरी इक्वेशन है, ये है आउटसाइड द वेल, आउटसाइड द पोटेंशियल वेल, यानी व्हेन R इज ग्रेटर देन R0। यहाँ जो कोफिशिएंट्स आए हैं जी K और अल्फा, ये इनकी वैल्यूज हैं, के स्क्वायर इज इक्वल टू एम इंटू V0 माइनस डब्ल्यू अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर है एम डब्ल्यू अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले टर्म में किया था, केवल ये टर्म एक्स्ट्रा यहाँ पर आ गई, क्योंकि अब एक्साइटेड स्टेट्स है तो वो P भी हो सकती है, D भी हो सकती है, F भी हो सकती है, तो उनके लिए जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है L की वैल्यू 0 नहीं होगी, या तो 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, तो इसलिए हम इसको 0 इग्नोर नहीं कर सकते, इसको हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो हमारे पास दोनों रीजन्स के लिए, दो रीजन्स में जब कह रहा हूँ इसका मतलब है एक रीजन है इनसाइड द पोटेंशियल वेल, ये है इनसाइड द पोटेंशियल वेल, और ये आउटसाइड द पोटेंशियल वेल। दोनों रीजन्स के लिए हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशंस आ गई, इक्वेशन 2a एंड इक्वेशन 2b। अब इनके जो जनरल सॉल्यूशंस होंगे, ये भी एक तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस है, लेकिन इसमें L ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इन्वॉल्व हो रहा है, तो इनके जो जनरल सॉल्यूशंस होंगे वो उनमें क्या होगा, उनमें स्फेरिकल बेसल फंक्शंस और स्फेरिकल न्यूमैन फंक्शंस इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब ये थोड़ा हटके हैं इनके सॉल्यूशंस, साइन कॉस एक्सपोनेंशियल और आयोटा के फॉर्म में नहीं है, ये स्फेरिकल बेसल फंक्शन और स्फेरिकल न्यूमैन फंक्शन के फॉर्म में ये सॉल्यूशंस होंगे इन इक्वेशंस के। तो जो पहली इक्वेशन है इक्वेशन 2a, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा, इसमें ये बेसल फंक्शन आ गया जे के आर, जे एल के आर, एल तो सफिक्स है, एल इसलिए ले रहे हैं हम क्योंकि एक्साइटेड एल इज नॉट इक्वल टू 0 लिया है हमने, तो यहाँ पर एल हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा वेव फंक्शन की। तो जो पहली इक्वेशन है इनसाइड द वेल, उसका सॉल्यूशन होगा बेसल फंक्शन के फॉर्म में, और जो आउटसाइड द वेल है उसका जो वेव फंक्शन होगा वो न्यूमैन वेव फंक्शन और बेसल फंक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो ये चीज़ दो इक्वेशंस आपको याद रखनी पड़ेगी, इक्वेशन 4 एंड 5। ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर रेडियल श्रोडिंगर इक्वेशन विद इन दी वेल, और ये है सॉल्यूशन ऑफ रेडियल श्रोडिंगर इक्वेशन आउटसाइड दी वेल, ठीक है ना। तो ये हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए। अब दोनों रीजन कहाँ पे मिलते हैं,
बाउंड्री पर एट आर इज इक्वल टू R0। आप वो कर्व याद रखें जो मैंने पहले बताई थी। R इज इक्वल टू R0 पर दोनों फंक्शंस, दोनों रीजन्स मिलते हैं। ये इनसाइड दी वेल वाला फंक्शन है, ये आउटसाइड दी वेल वाला फंक्शन है। तो ये दो कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है कि एट द बाउंड्री बोथ द फंक्शंस विल बी इक्वल, यानी ये दोनों फंक्शन है ये सेम होंगे, इक्वल हो जाएंगे एट द बाउंड्री मीन्स एट R इज इक्वल टू R0। और दूसरी कंडीशन कहती है उनके जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो भी इक्वल होंगे, ये इनसाइड द वेल, ये आउटसाइड द वेल, एट द बाउंड्री R इज इक्वल टू R0, ये दोनों फर्स्ट डेरिवेटिव भी इक्वल होंगे। ये बाउंड्री कंडीशन कहलाती। जब दो वेव फंक्शन एक के बीच में एक बाउंड्री हो तो उस बाउंड्री पर दोनों वेव फंक्शंस इक्वल होंगे और उनके फर्स्ट डेरिवेटिव भी इक्वल होंगे। ये चीज़ें आपने बीएससी में काफ़ी सॉल्व की होंगी इस तरह की इक्वेशंस, तो ये कोई टफ चीज़ नहीं है आपके लिए, मैथ भी पढ़ा हुआ है आपने। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ये पहली इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, यानी इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी। डिवाइड करेंगे तो ये अपॉन में आएगा 1/ULR और बाकी चीज़ तो सेम है, इनसाइड द वेल और ये हो गया आउटसाइड द वेल। कहाँ पर? एट द बाउंड्री, एट द बाउंड्री ऑफ द पोटेंशियल वेल, यानी जहाँ पर दो रीजन्स आपस में मिल रहे हैं वहाँ पर ये इक्वेशन हो जाएगी। इसको हमने डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से यार डिवाइड कर दिया है। अब इसमें यहाँ पर इस इक्वेशन में दोनों वेव फंक्शंस की वैल्यू रख दो। इनसाइड द वेल फंक्शन की वैल्यू क्या है? ULR इज इक्वल टू AJLKR। तो यहाँ पे हमने रख दिया इसकी जगह पर AJLKR, ये हो गया, इसकी जगह पर हो गया। और इसकी जगह पर A कोफिशिएंट है तो A बाहर ले लिया, DJLKR अपॉन DR, ये हो गया इनसाइड द वेल। ऐसे आउटसाइड द वेल, आउटसाइड द वेल हमारी ये इक्वेशन है, इसका ये रूप है क्योंकि HL इज इक्वल टू, ये दोनों वेव फंक्शन, दोनों बेसल फंक्शन और न्यूमैन फंक्शन का कॉम्बिनेशन है HL, तो HL की फॉर्म में हमने यहाँ लिखा है इसको। ये फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/ULR। ULR कितना है? ULR इज इक्वल टू BHL आयोटा अल्फा R। तो यहाँ देखिए BHL आयोटा अल्फा R, ये तो हो गया इसकी वैल्यू। फिर यहाँ पर जो आयोटा अल्फा है, सॉरी B कोफिशिएंट है तो B बाहर ले लिया और बाकी वैल्यू अंदर आ गई। ये कहाँ पर कंडीशन चल रही है? एट R इज इक्वल टू R0, बाउंड्री पर, दोनों रीजन्स की बाउंड्री पर। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या हमने, देखो A से ये A कैंसिल हो जाएगा, ऐसे यहाँ B से ये B कैंसिल हो जाएगा। अब हम यहाँ एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, डिनोमिनेटर में यहाँ DR है तो यहाँ एक कोफिशिएंट K से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा DKR। जब नीचे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो ऊपर भी K से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी K से K कट जाएगा तो वापस यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पर हमने नीचे आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी ऊपर भी आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों को कैंसिल कर दो तो वापस यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने यहाँ पे K से मल्टीप्लाई किया ऊपर, यहाँ नीचे भी K से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब एक रिलेशन होता है, ये रिलेशन है, आप यूजिंग द रिलेशन, ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। 1/J बेसल फंक्शन है, 1/JL रो इंटू DJL रो अपॉन D रो इज इक्वल टू JL-1 रो JL रो माइनस L इंटू L+1 अपॉन रो। तो इसको हम, इस कंडीशन को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। ये जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर बिल्कुल इसी फॉर्म की है, देख लो। K तो कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/JKR। यहाँ पे कोफिशिएंट जो वेरिएबल है KR है, यहाँ पे रो है, यहाँ पे KR है, यहाँ पे रो है, तो बिल्कुल ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, यहाँ पे आयोटा अल्फा को बाहर ले लो ब्रैकेट के, तो दोनों इक्वेशन इस फॉर्म की है। तो इस इक्वेशन का यूज़ करके हम इनकी वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये देखो कोफिशिएंट K को तो बाहर ले लिया हमने
अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी बिल्कुल इस इक्वेशन की तरह रख दो, जे एल माइनस 1 रो अपॉन जे एल रो। तो यहाँ हो जाएगा जे एल माइनस 1 रो, यहाँ पे कोफिशिएंट रो था, यहाँ पे कोफिशिएंट है के आर। तो के आर चूँकि यहाँ पर ये कहाँ पे चल रही है कंडीशन, एट आर इज इक्वल टू आर जीरो, तो अब आर की जगह पर हमने आर जीरो सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पर। नीचे क्या है, जे एल रो, तो यहाँ जे एल जो कोफिशिएंट है के आर, तो के आर और आर की वैल्यू आर जीरो सब्स्टिट्यूट कर दी, माइनस एल प्लस 1 अपॉन कोफिशिएंट माइनस एल प्लस 1 अपॉन रो, तो यहाँ रो की जगह के आर आर की जगह आर जीरो रख दिया। इसी तरह से इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अल्फा आर को आयोटा अल्फा को तो बाहर ले लिया, बिल्कुल उसी फॉर्म में लिखेंगे। जे यहाँ जे है तो यहाँ एच है, तो जे की जगह एच हो जाएगा, एच एल माइनस 1 आयोटा के आर जीरो, यहाँ कोफिशिएंट आयोटा के आर है, तो आयोटा के आर जीरो अपॉन एल एच आयोटा के आर जीरो, माइनस ये क्या है एल प्लस 1 अपॉन रो, तो माइनस एल प्लस 1 अपॉन कोफिशिएंट रो, यहाँ रो है तो यहाँ है आयोटा अल्फा आर जीरो। तो अब इसमें क्या देखो, आयोटा को तो अंदर ले लो, तो यहाँ जी आयोटा आ गया, के को यहाँ डिवाइड कर दो। वैसे एक चीज़ पहले देखो, अगर के से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो ये क्या हो जाएगा एल प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 अपॉन आर जीरो, और आयोटा अल्फा को यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये आयोटा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, माइनस एल प्लस 1 अपॉन आर जीरो, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम हो जाएंगी, तो ये इनको हम कैंसिल हो जाएंगी, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। तो क्या बचेगा, ये टर्म बचेगी और ये टर्म बचेगी। तो इसमें के को नीचे ले आओ और आयोटा को अंदर ले लिया, तो यहाँ आयोटा यहाँ पर आ गया, तो क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, ये वैल्यू बचेगी जे एल माइनस 1 जे एल माइनस 1 के आर जीरो अपॉन जे एल के आर जीरो इज इक्वल टू, यहाँ आयोटा तो अंदर चला गया, तो यह रह जाएगा अल्फा अपॉन के ब्रैकेट में आयोटा एच एल माइनस 1 आयोटा के अल्फा आर जीरो ये आ गया अपॉन एच एल इंटू आयोटा अल्फा आर जीरो, ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, इसको के से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो के कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा माइनस एल प्लस 1 अपॉन आर जीरो, यहाँ आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, माइनस एल प्लस 1 अपॉन आर जीरो, तो ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी तो दोनों कैंसिल हो जाएंगी। आगे का डेरिवेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।